हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हो अपनी तरफ से समझ लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो 1 बजे है और रात का वक्त है। गुड नाइट समझ लीजिए। तो आते हैं अपने लेक्चर पे, और ये आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा और आपका चैप्टर दी है। सो लास्ट वाले में हमने बात कर ली थी डाइजेस्टिव ग्लैंड की। इसमें हम लोग बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ना, वो सिर्फ समझने का है। बहुत कम उसमें चीज़ें होंगी जो मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी, वरना सिर्फ आपको एनसीईआरटी देखनी है और वहाँ पे अंडरलाइन करनी है जहाँ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ। और जो चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूँ उसे तो लिखना ही है। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी अपनी निकाल लीजिए, मैं भी एनसीईआरटी लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, इसे रफ कर देते हैं और बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। सो एनसीईआरटी आपके सामने होगी और शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन के डिफिनेशन में ही हमने देखा था कि डाइजेशन जो होता है वो दो चीजों से पूरा होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा केमिकल। मैकेनिकल यानी कि हमारे चलने फिरने से, कई बार कहते हैं ना कि खाना खा के लेटना नहीं चाहिए, तो चलना फिरने से भी डाइजेशन थोड़ा सा कुछ हेल्प होती है। और दूसरी चीज जो होती है वो होती है केमिकल प्रोसेस के थ्रू, कि कुछ एंजाइम अंदर सीक्रेट होते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, उससे हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है। आज उन्हीं सब की बातें करनी है, कौन कौन से एंजाइम क्या क्या काम करते हैं। द बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। हमारी बक्कल कैविटी दो मेजर फंक्शन करती है। सबसे पहले मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड सेकंड वन फैसिलिटेशन ऑफ swallowing, यानी कि सबसे पहले वो फूड को चबाती है और दूसरा swallowing यानी फूड को निगलने का काम करती है। The teeth and tongue, with the help of saliva, masticate and mix up the food thoroughly. हमारे टीथ और टंग का काम ये होता है कि ये सलाइवा के थ्रू क्या करते हैं, फूड को मिक्सअप करते हैं। और टंग का काम क्या होता है, कभी भी फूड इधर उधर फंस जाता है तो ऐसे ऐसे करके निकालते रहते हैं ना, तो ये टंग का काम होता है। तो ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particle into a bolus. अब सलाइवा का काम क्या होता है, ये जो हमारे हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको इकट्ठा करती है और उसको ल्यूब्रिकेट करती है, यानी कि हल्का सा चिपचिपा बनाती है। तो ये सलाइवा का काम होता है। और उस जो पार्ट सलाइवा के मिक्सअप के बाद बनता है वो चिपचिपा सा, जिसको हम लोग अंदर निगलते हैं, वो पार्ट कहलाता है बोलस। तो the bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition. तो बोलस का pharynx और फिर esophagus में जाना वो कहलाता है swallowing या deglutition। इसे हिंदी में कहते हैं निगलना या गुटकना। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis। अब ये एक समझने वाली चीज है कि peristalsis हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कि फूड जो हम खाते हैं वो डायरेक्टली नीचे सरकता हुआ चला जाता है। पेरिस्टालसिस देखिए ना, जो भी हो ऊपर नीचे स्पेलिंग। पेरिस्टालसिस हम लोग को जैसे देखो, ये हो गई एलिमेंट्री क्या नाम है, ये फूड पार्ट है, ये समझ लो ये बोलस है। क्या ही बोलस है। हमें क्या लगता है कि ये सीधे डायरेक्ट कैसे चला जाता है अंदर पेट में, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं कि ये फूड पार्टिकल आगे कैसे बढ़ता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये मसल खुलती है और इसको दबाती है, इसको यहाँ से ये दबाती है, ये दबाती है, तो ये आगे खिसकता है।
फिर ये बोनस इधर आ जाता है, फिर यहाँ की मसल्स ऐसे उठती है, यहाँ की मसल्स ऐसे उठती है, और फिर ये दोनों मसल्स इसको आगे की तरफ पुश करती हैं, तो ये फिर आगे की तरफ आता है, और यहाँ की मसल्स उठती हैं, फिर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर ये मसल्स जैसे ही उठी तो ये इसमें दबाव पड़ा और ये आगे की तरफ आया, ठीक है, तो बोनस यहाँ पहुंच गया। फिर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, इन्होंने इसको प्रेशर किया, इन्होंने इसको दबाया, इधर इधर से प्रेशर पड़ा, तो ये आगे की तरफ खिसका और ये यहाँ आया, तो ये फूड इस तरह से नीचे आता है, और इसी को कहते हैं जो पेरिस्टाल्सिस, मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फूड का मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। The gastroesophageal sphincter control the passage of food into the stomach. स्फिंक्टर हमने बहुत अच्छे से देखा है कि ईसोफेगस से स्टमक में जा रहा है, ईसोफेगस से स्टमक, गैस्ट्रो, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। कोई कंफ्यूजन होगी नहीं मेरे हिसाब से स्फिंक्टर में, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। The saliva secreted into the oral cavity contains electrolyte and enzymes. अब देखिए सलाइवा कंटेन करता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट, कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, सोडियम Na+, पोटाशियम K+, क्लोरीन और बाइकार्बोनेट, और लिखा है एंड एंजाइम्स। और एंजाइम कौन कौन से, पहला है सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, पहला है सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा है लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं वो एक्चुअली में स्टार्च होता है, और उसको तोड़ने का काम जो होता है, उसको ब्रेक डाउन का काम जो होता है, वो होता है सलाइवरी एमाइलेज का। एक्चुअली एमाइलेज, एमाइलम का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, एमाइलम का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एमाइलम का वर्ड मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो सलाइवरी एमाइलेज यानी कि सलाइवा और एमाइलेज यानी कि जो हम लोग खाते हैं फूड, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, ये काम होता है सलाइवरी एमाइलेज का। और लाइसोजाइम का क्या काम होता है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्या होता है ना, खाना हम जब भी खाते हैं तो उसमें कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, हमें ऐसे दिखाई नहीं देते, तो उन बैक्टीरिया को मारना, किल करना, ये काम होता है लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम एक जगह और पाया जाता है, ये एंजाइम हमारे टीयर्स में भी पाया जाता है, आंसुओं में, टीयर्स में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और ये भी आंखों में जैसे ही कोई कूड़ा या कोई कीड़ा चला जाता है तो ये तुरंत सीक्रेट हो जाता है, जिससे उन बैक्टीरिया को मारा जा सके, तो आंखों में कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, तो याद हो गया कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है हमारा सलाइवा, एंजाइम्स, सलाइवरी एमाइलेज और लाइसोजाइम कंटेन करता है। ठीक, अगली चीज देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है कि salivary amylase and lysozyme, the chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme। salivary amylase की बात कर रहे हैं, और हमारा डाइजेशन अगर पूछा जाता है, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, ये नीट में भी आ चुका है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए लिखा भी है कि अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर, हेयर मतलब ओरल कैविटी, 30% जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है ओरल कैविटी में बाय दिस एंजाइम। और ऑप्टिमम पीएच, इस एंजाइम का अगर पीएच की बात करें
तो इसका पीएच कितना होता है, दैट इज 6.8, यानी कि अप्रॉक्स न्यूट्रल, ठीक है, एसिडिक नहीं कहेंगे, नियरली न्यूट्रल होता है। लाइसोजाइम प्रिवेंट्स present in saliva act as an antibacterial agent that prevent infection, वही चीज जो मैंने बताया। फिर कह रहा है कि स्टार्च कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, तो यही सलाइवरी एमाइलेज का काम दे दिया, उसने एक रिएक्शन लिख दी हुई है, उस रिएक्शन को लिख लेते हैं। उसने एक रिएक्शन लिखी हुई है कि स्टार्च को ब्रेक किया है किसमें, माल्टोज में। किसने ब्रेक किया, कौन सा एंजाइम, दैट इज सलाइवरी एमाइलेज। पीएच लिखा है उसने कितना, 6.8। अगर इतना पीएच है तो स्टार्च जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। एक्चुअली माल्टोज क्या है, डाइसैकराइड, डाइसैकराइड्स, ठीक है, तो ये स्टार्च कन्वर्ट हो जाएगा डाइसैकराइड में। फिर अगली चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमने देखा था ना जब एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर देखी थी, तब हमने देखा था कि म्यूकोसा वाली जो इनर लेयर है वो ग्लैंड्स कंटेन करती है डियोडिनम वाले रीजन पे, सॉरी स्टमक हैज, स्टमक वाले डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और वहां पर विलाई वगैरह पाई जा रही थी। तो the mucosa of stomach has gastric gland. Gastric gland have 3 major types of cells, और gastric gland के पास 3 तरह की मेजर टाइप की सेल्स होती हैं। पहली होती है आपकी म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल्स जो कि सिक्रीट करती हैं म्यूकस को, जो कि सिक्रीट करती हैं म्यूकस को। दूसरी है पेप्टिक और चीफ सेल, दूसरी है पेप्टिक, पेप्टिक और चीफ सेल, वो सीक्रेट करती हैं विच सीक्रेट प्रोएंजाइम पैप्सिनोजन, प्रोएंजाइम पैप्सिनोजन, पैप्सिनोजन। एंड लास्ट थर्ड है पैराइटल, लास्ट थर्ड है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं इनको, ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि सीक्रेट करती हैं HCl and intrinsic factor, intrinsic factor। और इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन के नाम आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। साइनोकोबालमिन भी कहते हैं इसी को, साइनोकोबालमिन, इसी का नाम होता है विटामिन B12 का। फिर अगले पैराग्राफ में आते हैं, द स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर। जो हमारा स्टमक है वो खाने को सिर्फ 4 से 5 घंटे ही रखता है, इसीलिए क्या होता है सुबह 7 बजे नाश्ता करो, 12-1 बजे तक फिर से भूख लगने लगती है। क्यों, क्योंकि जो खाया था वो सब डाइजेस्ट हो चुका है, तो 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, इसलिए फिर से भूख लगने लगती है।
The food mixes thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movement of its muscular wall and is called the chyme. हमने बात करी थी कि दोनों तरफ स्फिंक्टर होते हैं, फिर स्टमक में जो भी फूड गया और वहां पर एंजाइम सीक्रेट होते हैं, फिर क्या होता है कि जो सीक्रेट हो रहे हैं एंजाइम्स वो फूड को अच्छे से मिक्सअप करते हैं और फूड इधर उधर न जाए तो उनको रोकने का काम करते हैं स्फिंक्टर। तो वही चीज कह रहे हैं कि द फूड मिक्सेस थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक का मतलब जो स्टमक के जो एसिडिक जूस हैं उनमें फूड क्या होता है अच्छे से मिक्स होता है by the churning movement of its muscular wall and is called the chyme। churning movement का मतलब होता है कि ऐसा मूवमेंट कि सपोज कि पानी भरा हुआ है उसमें आप फूड छोड़ दो तो फूड ऐसे से तैरता रहेगा, तो वो फूड क्या हो रहा है कि एंजाइम्स में अच्छे से मिक्स हो रहा है, दैट इज चर्निंग मूवमेंट और उसको हम लोग कहेंगे काइम। काइम कह लो चाइम कह लो जो भी आप कहना चाहें। The pro-enzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid gets converted into the active enzyme pepsin। अब प्रो एंजाइम, एंजाइम का मतलब तो समझ में आता है बट प्रो एंजाइम का मतलब क्या होगा कि प्रो एंजाइम का मतलब होता है इनएक्टिव एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो अभी काम नहीं कर रहा है, पहले वो किसी से रिएक्ट करेगा फिर उसके बाद वो एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होगा और फिर वो काम करेगा। तो वही कह रहा है कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन on reaction with HCl hydrochloric acid then it converted into the pepsin। The proteolytic enzyme of the stomach। अब ये पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन होता है प्रोटियोलाइटिक यानी कि जो प्रोटीन को ब्रेक करता है दैट इज प्रोटियोलाइटिक। तो ये सब नोट करते जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसे पढ़ेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उससे जरूर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन pro-enzyme pepsinogen on exposure to HCl। जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे या एक्सपोजर का मतलब होता है उसके सामने लाना, तो जैसे ही HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव एंजाइम, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। एक्टिव एंजाइम का क्या मतलब है कि सीधे पेप्सिन में बदल जाना। प्रो एंजाइम लिखा है तो इट मींस ये अभी इनएक्टिव है, इनएक्टिव, ठीक है, और पेप्सिन का मतलब होता है कि ये एक्टिव एंजाइम है। इन द गैस्ट्रिक जूस द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। तो ये पेप्सिन क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक। स्टमक में जो भी प्रोटीन वगैरह है उनको लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, देखो प्रोटियो का मतलब हो गया प्रोटीन और लाइटिक मतलब लिसिस, लिसिस यानी टूटना, ठीक है, दैट इज टूटना। तो लिसिस मतलब टूटना, तो प्रोटीन का टूटना किसकी वजह से होता है, पेप्सिन की वजह से। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन। अब देखो वही चीज है, अभी हम आगे ये रिएक्शंस पूरी देखेंगे, अभी सिर्फ सुनते जाइए, आगे नीचे सारी रिएक्शंस दी हुई हैं। तो प्रोटीन टूट करके क्या बनाएगा, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स। पेप्टोन्स क्या होता है, उन्हें हम लोग पेप्टाइड्स भी कहते हैं। एक्चुअली में प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स दोनों को मिलाकर के हम लोग पेप्टाइड्स कहते हैं। The mucus and bicarbonate present in gastric juice play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated HCl। अब देखो मैंने लास्ट में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था कि हमारे जो स्टमक है उसका पीएच इतना ज्यादा होता है कि अगर पेट में
ब्लेड को डाल दिया जाए तो भी वो गला देता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे अंदर की चीजें गल जाएं उसके एसिड से? तो देखो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है म्यूकस और बाइकार्बोनेट। नोट कर लेते हैं, म्यूकस और बाइकार्बोनेट अंडरलाइन कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, या आप चाहें तो नोट्स में अपने लिख लें कि म्यूकस, ये नीट का क्वेश्चन भी रह चुका है, म्यूकस प्लस बाइकार्बोनेट ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम highly concentrated या highly acidic या highly concentrated HCl। ठीक है, इतना ज्यादा HCl होता है तो उससे बचाता कौन है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। कहां तक पहुंच गए थे हम, म्यूकस और बाइकार्बोनेट तक हो गया। ठीक है, फिर HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। अब HCl जो होता है वो उसका pH कितना होता है, HCl वो कितना pH प्रोवाइड कराता है 1.8, जो कि जरूरी होता है किसके लिए, प्रोटियोलाइटिक। प्रोटियो मतलब प्रोटीन, लाइटिक मतलब तोड़ना, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए इतना pH जरूरी होता है। ये क्या है, pH है, इतना pH HCl का जरूरी होता है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, किसमें, पेप्टाइड्स में। Renin is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infant which helps in digestion of milk protein. A small amount of lipases are also secreted by gastric glands। अब आपने एक चीज देखी होगी कि छोटे बच्चे को थोड़ा सा दूध पिलाओ और फिर जैसे ऐसे उठाओ और ऐसे ऐसे कर दो, हाथ फेर दो या कई बार उसे उल्टा कर दो, तो क्या होता है कि तुरंत वो पलटी कर देता है, और जब वो वॉमिट करता है तो वो जो दूध है वो दही के फॉर्म में बाहर आता है। तो ऐसा क्या होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, तो वही चीज लिखा है कि रेनिन, ये काम होता है रेनिन का, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है छोटे बच्चों में, इन्फेंट में। ये क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे बड़ी चीज इसकी स्पेलिंग है, ये जितना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज्यादा इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे स्पेलिंग थोड़ी आ सकती है, आती है, क्योंकि ऐसी ही स्पेलिंग आपको आगे चैप्टर में देखने की मिलेगी, वहां भी रेनिन होता है लेकिन उसका और इसका काम बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर आएगा आपका रेनिन, ये वाला, इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये होता है रेनिन, डबल एन। ठीक है, और एक आपको आगे जो चैप्टर में आएगा वो होगा रेनिन। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये क्या करता है, ये डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ये क्या करता है, इन्फेंट में डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। सिंपल सा कहें तो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। छोटे बच्चों को दूध पिलाओ, दही बाहर निकालते हैं, तो ये रेनिन का काम होता है। और मिल्क में कई बार पूछी जाए कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दैट इज केशिन प्रोटीन, जो आपकी मिल्क में पाई जाती है। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर आल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक यानी स्टमक की ग्लैंड से कुछ थोड़े से अमाउंट में लाइपेज का काम होता है लिपिड को तोड़ने का। ठीक है, तो वो भी सीक्रेट किए जाते हैं। Various type of movement are generated by the muscularis layer of small intestine. These movement help in a through mixing of the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। वही सब चीजें हैं। The bile
pancreatic juice and intestinal juice are secretion released into the small intestine. अब देखो small intestine में क्या क्या रिलीज हो रहा है, bile, pancreatic juice and intestinal juice are secretion released into the small intestine. Pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. तो ये सब चीजें हम लास्ट फिगर में डिस्कस कर चुके हैं, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं. The pancreatic juice contain inactive enzyme. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये एंजाइम्स पूछे जाते हैं, तो ये एंजाइम्स याद रखते हैं आपको, चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए चाहे तो लिख लीजिए, मेरे हिसाब से लिख लीजिए ज्यादा याद रहेगा. तो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स की बात करते हैं. पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम कौन कौन से आते हैं इसमें? दैट इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, 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 लाइपेजेस, एमाइलेजेस, एमाइलेजेस, lipases and nucleases. ये सब एंजाइम कहाँ के हैं? पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, चाहे तो अंडरलाइन कर लें चाहे तो नोट कर लें. Trypsinogen is activated by an enzyme enterokinase. अब देखो ये ट्रिप्सिनोजन ये सब कैसे हैं? ये सब प्रो एंजाइम है, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम है. तो ये ट्रिप्सिनोजन है, ये एक्टिव होगा किसके थ्रू? एक एंजाइम है दैट इज एंटेरोकाइनेज. तो ये एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज के थ्रू ये एक्टिवेट होगा ट्रिप्सिनोजन. सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक्टिव ट्रिप्सिन में. एक्टिव ट्रिप्सिन और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक्टिव ट्रिप्सिन में. which in turn activate the other enzyme in the pancreatic juice. और अब ये क्या करेगा? ये एक्टिव ट्रिप्सिन ये बाकी जितने भी एंजाइम हैं, ये बाकी जितने एंजाइम हैं ये सब इनएक्टिव हैं, तो इनको एक्टिवेट कर देगा ये. ठीक है. The bile released into the duodenum contain bile pigments. बाइल की हमने बात करी थी. बाइल कहाँ से सीक्रेट हो रहा था? सीक्रेट पूछ रहा हूँ, कंसंट्रेट मत बता देना, स्टोर्ड मत बता देना. सीक्रेट होता है हेपेटिक सेल से, कंसंट्रेट और स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में. अलग अलग चीजें हैं, याद रखना. तो सीक्रेटेड पूछ रहा है हेपेटिक सेल से. तो बाइल पिगमेंट कई बार पूछ लिया जाता है. बाइल पिगमेंट, बाइल के जो पिगमेंट हैं वो कौन कौन से हैं? तो बाइल पिगमेंट आते हैं बिलीरुबिन, एंड बिलीवर्डिन. ये आपके बाइल पिगमेंट होते हैं. इनका काम हम आगे देखेंगे, तो याद रखिएगा. बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन. बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम. एक्चुअली में बाइल क्या होता है? ये डाइजेशन में हेल्प तो करता है,
लेकिन ये कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता। तो ये बाइल क्या है? हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प्स इन डाइजेशन बट कंटेन्स नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं कंटेन करता बट डाइजेशन में हेल्प करता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट लाइन, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल क्या करता है? फैट को तोड़ता है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। एक्चुअली फैट क्या होता है ना, जैसे घी वगैरह हम खाते हैं तो इनको स्मॉल मिसल्स, मिसल्स का मतलब होता है लिक्विड के पार्ट में, छोटे छोटे लिक्विड के पार्ट में तोड़ देना। जैसे कहीं बम फटता है ना तो एकदम चिथड़े उड़ते हैं, इसी तरह से लिक्विड के पार्ट में इस तरह से तोड़ देना कि लिक्विड एक एक लिक्विड बिखर जाए, दैट इज कॉल्ड मिसल्स। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस, बाइल लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है। The intestinal mucosal epithelium has goblet cell which secrete mucus, goblet cell secrete करती है mucus, पढ़ चुके हैं। The secretion of breast border cell of mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice or succus entericus. The secretion of breast border cell of mucosa along with the secretion of goblet cell, यानी कि कह रहा है कि ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स, म्यूकोसा में हमने ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स देखी थी, माइक्रोविलाई जहां पर देखा था वहीं पर हमने ब्रेस्ट बॉर्डर अपीयरेंस भी देखा था। तो सीक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर सेल ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा का ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स along with secretion of goblet cell, goblet cell के साथ मिल करके सीक्रेट करती हैं इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस। अब अगले जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है, एक ये आपको याद रखने हैं एंजाइम कि पैंक्रियाटिक जूस के कौन कौन से हैं। अगले आपको ये याद रखने हैं कि सक्कस इंटेरिकस या क्या क्या है, उनके कौन से एंजाइम हैं। तो आई होप ये जो मैंने लिखा था आपने नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। नहीं किया है तो बैक करके वापस जाकर पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। कहेंगे वो लाइन ये है, secretion of breast border cells of mucosa along with the secretion of goblet cell constitute the intestinal juice or succus entericus। हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंटेरिकस है कि इंटेरिकस, एंटेरिकस। तो इसके एंजाइम्स की बात करते हैं, ठीक है। दिस जूस कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकराइड, माल्टेज, डाइपेप्टाइड, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है डाइसैकराइड्स, डाइसैकराइड में एग्जांपल देख चुके हैं ऊपर, माल्टोज, डाइपेप्टाइडेजेस, ये सब एंजाइम बता रहा है। एंजाइम में क्या होता है, एज लास्ट में आता है तो माल्टेज हो जाएगा, डाइपेप्टाइडेजेस, लाइपेजेस, लास्ट है न्यूक्लियोसाइडेजेस। देखो मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, 1 मिनट एटसेट्रा, ठीक है। और बस इतने ही। देखो वहां पर क्या था, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये सब थे। यहाँ पर क्या है, डाइसैकराइड, माल्टेज, लास्ट में एज आ रहा है, डाइपेप्टाइडेज, लास्ट में एज आ रहा है, लाइपेज, लास्ट में एज आ रहा है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइडेज, लास्ट में एज आ रहा है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं,
जिनका ब्रेक डाउन होता है वो नहीं, जो ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं वो। अभी हम आगे देखेंगे इनका फंक्शन क्या है। तो लास्ट में जिनके भी एज आए, ठीक है, वो क्या होते हैं, सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ट्रिप्सिनोजिन, काइमिन ट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, वो लाइपेजेस नहीं थे, लाइपेज थे, ठीक है। उनका ब्रेकडाउन होगा और कौन करेगा, ये करेंगे, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। The mucus along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium। अब देखो, हमने वहां देखा था कि HCl का pH कितना होता है, HCl का pH कितना देखा था, 1.8। ये तो बहुत एसिडिक है, इतना एसिड तो किसी को भी गला दे, तेजाब वगैरह, देखा है, उतना ही एसिड है। अगर इतना एसिड हमारे अंदर रिलीज हो रहा है तो ये सब चीजें तो अंदर की गला देना चाहिए, लेकिन नहीं। एनसीईआरटी ने बोला है कि म्यूकस along with बाइकार्बोनेट, म्यूकस और बाइकार्बोनेट ये मिलके क्या करते हैं, ये इसका पीएच जो है वो कर देते हैं 7.8। कितना पीएच कर देते हैं, 7.8। और इतना पीएच कर देने के बाद क्या अब ये गला पाएगा, अब ये गला पाएगा नहीं। तो जो अंदर की लाइनिंग है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वगैरह, ये सब उसमें हेल्प करती हैं। तो वही लाइन लिखी हुई है कि द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियास, पैनक्रियास से म्यूकस और बाइकार्बोनेट निकलते हैं, वो मिल करके प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एसिड HCl से, एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम। और अब कैसा बना देते हैं इस एसिड को, अभी ये क्या है, एसिडिक है, अब इसको कैसा बना देंगे, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब बेसिक, याद है ना, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, 7 से ऊपर होगा तो हम लोग कहेंगे बेसिक, ठीक है, और 7 से नीचे होगा तो हम लोग कहेंगे एसिडिक। ये पीएच वैल्यू याद है ना, याद रखिएगा। सब म्यूकोसल ग्लैंड दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन दिस। और इसमें एक और ग्लैंड होती है जो हेल्प करती है, उसे सब म्यूकोसल, म्यूकोसा के साथ में एक लेयर होती है सब म्यूकोसल ग्लैंड, या उसी को एक और नाम देते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, वो भी हेल्प करती है इसे एल्कलाइन बनाने में। अब ये सब चीजें हमारे जो हमने अभी तक बात करी एंजाइम्स की, अब इनका क्या क्या काम है, कैसे कैसे तोड़ते हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन सब की बातें करने वाले हैं। तो ये चीजें हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट को लगता है याद नहीं होती सर, कौन कहाँ टूटता है, कौन किसको तोड़ता है। अभी 2 मिनट में याद आ जाएगा, 2 मिनट में याद आ जाएगा और कभी नहीं भूलेगा कि कौन किसको तोड़ता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन इन द काइंड रीचिंग द इंटेस्टाइन are acted upon by the proteolytic enzyme pancreatic juice are given below। उसने दिया है प्रोटीन, पेप्टोन या प्रोटियोजेस, ये सब टूटेंगे किसमें, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस, 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 प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स, पेप्टोन्स, ये तीनों ब्रेक डाउन होंगे किसमें, डाइपेप्टाइड्स में, डाइपेप्टाइड्स। और इनको कौन कन्वर्ट करेगा, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस,
कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ठीक है, तो प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटियोलाइटिक एंजाइम दैट इज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये सब कहाँ हमने देखे थे? पैनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, तो प्रोटीन को तोड़ने वाले ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोटीन प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, इन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं? पेप्टाइड्स कह सकते हैं, पेप्टाइड्स। ठीक है, तो प्रोटीन और पेप्टाइड कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड्स में। अगला क्या है? कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड। पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊपर भी दिया रखा था, अब यहाँ पर अलग स्टाइल से दे रखा है वही चीज को। पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट कर दिया किसमें? पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट कर दिया डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड आपने पढ़ा है, पॉली फिर डाई फिर मोनो, कई सारे ग्रुप मिलकर के बनाते हैं पॉली, फिर 2 से 10 यूनिट मिलकर बनाती हैं डाई, फिर सिंगल यूनिट बनाती है मोनो। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ेंगे, या आपके केमिस्ट्री वाले सर आपको ये पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर काम कौन करेगा? एमाइलेज, वही स्टार्च कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। पॉलीसैकेराइड स्टार्च होता है, स्टार्च आपका क्या है? पॉलीसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड क्या है? माल्टोज। वही चीजें को आगे लिख दिया कंफ्यूज करने को, तो ये सैलाइविक एमाइलेज, वही सेम चीज जो ऊपर बात करी थी। अब देखो, ये अगर आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बता दूं, अगर आप भूल जाते हैं कि डाइसैकेराइड क्या क्या होते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, ये कौन क्या होते हैं, तो डाइसैकेराइड की एक ट्रिक याद कर लो, माला सूत्र। क्या याद रखना? माला सूत्र। जैसे मंगलसूत्र याद रखना है, ऐसे माला सूत्र, माला सूत्र। हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मां से माल्टोज, ला से लैक्टोज, सुक्रोज, ट्रीहेलोज, ये सब क्या है? डाइसैकेराइड है। ये नाम याद रखो, कभी नहीं कंफ्यूज होगे कि क्या डाइसैकेराइड है, क्या मोनोसैकेराइड है और क्या पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, वैसे भी एक चीज अगर आपको याद है ना कि ये डाइसैकेराइड है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो आप सुन में होंगे वो डाइसैकेराइड होंगे या पॉलीसैकेराइड होंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्या है कि फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। जो ऊपर पढ़ा था वही सबको, कुछ नहीं, रिएक्शन के फॉर्म में बता दिया है। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फैट्स को तोड़ने वाले लाइपेजेस, डाइग्लिसराइड, फिर मोनोग्लिसराइड। तो फैट्स को तोड़ने वाले, फैट्स को ब्रेक डाउन करेंगे लाइपेजेस। ठीक है, लाइपेजेस, और ये तोड़ेंगे सबसे पहले डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड्स, डाई से फिर मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, डाई से फिर फर्दर मोनो में टूटेगा। सबसे पहली चीज होती है कि सिंगल यूनिट से बना हो तो मोनो, फिर उससे ज्यादा 2 से 10 से मिलकर बना हो तो डाई, और फिर कई सारे यूनिट से मिलकर बना हो तो पॉली। अब जब तोड़ोगे तो वही चीज आधी होगी, कई सारे को तोड़ोगे तो 2 से 10 यूनिट बचेंगे, 2 से 10 को तोड़ोगे तो 1 यूनिट बचेगी। तो ऐसे उल्टा करते चले आना, समझ में आ जाएगा कौन किसमें टूट रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूक्लियसेस इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। Nucleases in the pancreatic juice act on nucleic acid to form nucleotides and nucleosides। देखो, न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए या आरएनए पढ़ा होगा, न्यूक्लिक एसिड,
न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए, इसमें काम करेंगे न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड है, टूटेगा न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लियोटाइड्स, फर्दर टूटेगा न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लिक एसिड तो पता है डीएनए और आरएनए होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस, इसी के साथ अगर शुगर भी लगी हो और फॉस्फेट भी लगा हो, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे फॉस्फेट भी लगा हो तो हम लोग क्या कहेंगे? ये है न्यूक्लियोटाइड। यार ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, ज़्यादा लोग घेरे होंगे तो वो चीज़ बहुत टाइट होगी ना। ऐसे याद रखना कि जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोग, फॉस्फेट भी है शुगर भी है, दोनों लोग घेरे हैं तो वो चीज़ बहुत टाइट होगी। तो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर क्या है? सिर्फ नाइट्रोजनस बेस, इसके साथ कौन है? शुगर। अरे एक ही तरफ से है यार, हल्का होगा, ठीक है। ऐसे याद रखना कि जब एक और चीज आ जाए, फॉस्फेट भी आ जाए, अब दोनों तरफ से घिर गया, अब क्या हो गया? बहुत टाइट हो गया, तो टाइट न्यूक्लियोटाइड। अभी क्या है? सिर्फ शुगर के लिए नाइट्रोजनस बेस और सिर्फ शुगर के लिए हो तो न्यूक्लियोसाइड, दोनों तरफ से घिर जाए तो न्यूक्लियोटाइड। सिंपल सा है यार। The enzymes in the succus entericus act on the end product of Abbe reaction to form the respective simple absorbable form. These final step in digestion occur very close to the mucosal epithelium cells of intestine. क्या कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, पहले कोई चीज़ है फिर उसको तोड़ करके दूसरी चीज़ बना दी, तो जो पहले था वो कहाँ पर हो रही है? कह रहा है कि the enzyme in the succus entericus act on the end product of above reaction to form the respective simple absorbable form. इनको तोड़ा जा रहा है, क्यों? simple absorbable form कि आसानी से ये absorb हो सके। These final step in digestion occur very close to the mucosal epithelium cell of intestine. intestine की 4 लेयर देखिए, सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा वाली लाइनिंग के पास ये सब ब्रेक डाउन होते हैं। अब जल्दी से लिख लेते हैं जो इसमें ब्रेक डाउन दे रखे हैं कौन कौन से हैं, और इनको 2 मिनट में समझ लेते हैं कि उनके कौन कौन से एंजाइम्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले दिया है डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स टूटेंगे अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स में, इनको तोड़ने वाले डाइपेप्टाइडेजेस, पेप्टाइडेजेस, ठीक है। अगला है माल्टोज, माल्टोज, इनको तोड़ने वाले माल्टेज, टूटेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। नेक्स्ट लैक्टोज, इनको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम लैक्टेज, टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। नेक्स्ट है सुक्रोज, सुक्रोज, इनको तोड़ने वाला एंजाइम सुक्रेज, सुक्रेज। ये आपके टूटेंगे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेजेस, टूटेंगे फर्दर न्यूक्लियोसाइड्स,
एंजाइम यूज होंगे न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइडेजेस शुगर प्लस बेस, अभी ऊपर बताया है नाइट्रोजिनस बेस और शुगर, तो उसी में ये टूट जाएगा। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स, डाई और मोनोग्लिसराइड तोड़ने वाले लाइपेजेस, एक्चुअली ये फैट्स की बात हो रही है, फैट की, तो ये टूटेगा, फैट टूटता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ये चीजें देखो कैसे आसानी से याद रखनी है कि कौन सा एंजाइम किसको तोड़ रहा है। सबसे पहले जब भी बात हो डाइपेप्टाइड्स की, एंजाइम कौन सा लगेगा, डाइपेप्टाइडेजेस, कुछ नहीं करना है, जो आगे लिखा है उसी के लास्ट में एजेस जोड़ देना है। ठीक है, अब डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड क्या होते हैं, प्रोटीन्स, प्रोटीन किससे मिलकर के बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, प्रोटीन मिलकर बने होते हैं किससे, अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जो चीज जिससे मिलकर बना है अगर उसे तोड़ोगे तो वो उसी में टूटेगा ना। तो डाइपेप्टाइड्स एंजाइम कौन सा लगेगा, अरे इसी नाम के आगे एजेस लगा दो, डाइपेप्टाइडेजेस, तो टूटेगा किसमें, जिससे मिलकर बना है। माल्टोज क्या करना है, एंजाइम उसी के आगे एजेस लगा देना, माल्टेज बना दिया, टूटेगा किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज उसी के आगे एज लगा देना है, एंजाइम हो गया उसका। ठीक है, जो भी चीज टूट रहा है उसका एंजाइम क्या होगा, उसी के नाम के आगे एज लगा दो, वो उसी का एंजाइम हो जाएगा। तो माल्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओ, अभी एक और देख लेते हैं, सुक्रोज उसी के नाम के आगे एज लगा दो, उसका एंजाइम हो गया सुक्रेज। अब ये टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब देखो माल्टोज हो, लैक्टोज हो, सुक्रोज हो, तीनों में क्या है कि ग्लूकोज 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 तो कॉमन है। माल्टोज में ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज होता है, लैक्टोज लैक्ट आ रहा है तो यहाँ पर गैलेक्ट आएगा, गैलेक्ट, यहाँ भी लैक्ट आएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो जब भी लैक्टोज होगा तो माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज में तीनों में ग्लूकोज 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 तो एक कॉमन है। उसके बाद माल्टोज होगा तो उसके साथ ग्लूकोज होगा, लैक्टोज होगा तो उसके साथ गैलेक्टोज होगा, सुक्रोज होगा तो उसके साथ फ्रक्टोज होगा। ठीक है, जैसा नाम सुक्रोज फ्रक्टोज। ठीक है, लैक्टोज गैलेक्टोज और बाकी माल्टोज के साथ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने अभी बताया था, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट, इसको तोड़ेंगे फॉस्फेट अलग हो जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड्स बचेगा। जब दोनों तरफ से घिरा था तो टाइट था, यानी कि फॉस्फेट भी था, अब फॉस्फेट हट गया, टूट गया। देखो न्यूक्लियोटाइड्स है, उसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेजेस, टाइडेजेस, साइडेजेस नहीं टाइडेजेस, क्योंकि हम न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ रहे हैं तो उसी का एंजाइम टाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेंगे तो उसी का एंजाइम न्यूक्लियोसाइडेजेस। ये देखो उसी के आगे एस लगा दो। अब बचा क्या, यहाँ से फॉस्फेट को अलग हो गया, अब बचा हमारे पास सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस। फिर लास्ट में अपने डाई एंड मोनोग्लिसराइड, एक्चुअली में ये क्या होते हैं, ये फैट्स होते हैं, फैट्स होते हैं। और फैट को याद रखो कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और इसको तोड़ने वाला लाइपेज, लिपिड, लिपिड या फैट, इसको तोड़ने वाला लाइपेजेस। ठीक है, फैट टूटेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो यही सब चीजें हैं, एंजाइम भी याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि कौन सी चीज किससे मिलकर बनी होती है। और माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज में नाम से लैक्टोज तो गैलेक्टोज, सुक्रोज तो फ्रक्टोज, बाकी ग्लूकोज कॉमन होता है। टाइडेजेस है तो टाइडेजेस एंजाइम लगेगा, साइड्स है तो साइडेजेस एंजाइम लगेगा, फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। The breakdown of biomacromolecule mentioned above occur in the duodenum region of small intestine. अब ये जो ब्रेकडाउन है, ये जो टूट रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, क्या टूट रहा है, ये सब चीजें।
ये सब जो ये टूट रही हैं, ये कहाँ टूट रही हैं? ये डिओडिनम वाले रीजन पे टूट रही हैं, डिओडिनम रीजन पे, डिओडिनम वाले रीजन पे टूट रहे हैं, ठीक है, ये डिओडिनम वाले रीजन पे टूट रहे हैं। और द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म आर एब्जॉर्ब इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन। और ये जो सिंपल सब्सटेंस बन रहे हैं, ठीक है, ये जो सिंपल सब्सटेंस आपके बन रहे हैं, ये कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं? ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं जेजुनम एंड इलियम रीजन पे, जेजुनम और इलियम रीजन। तो ये जो सिंपल सब्सटेंस बने, ये आपका कॉम्प्लेक्स था, टूट करके सिंपल बना, और ये सिंपल कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं? जेजुनम और इलियम वाले रीजन पर। और ये जो टूट रहे हैं, ये कहाँ टूट रहे हैं? ये टूट रहे हैं आपके डिओडिनम वाले रीजन पर। याद रखना, टूटते कहाँ हैं? डिओडिनम वाले रीजन पर। एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? जेजुनम और इलियम वाले रीजन पर। अब आपको लग रहा होगा ये सब प्रोसेस तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रही है, तो हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। The undigested and unabsorbed substance are passed on to the large intestine, ठीक है। अब जितना एब्जॉर्ब होना था वो यहाँ पे जेजुनम और इलियम वाले रीजन पे हो चुका। अब इसके बाद जो अनएब्जॉर्ब बचेगा, अब इसके बाद कुछ पार्ट होगा ना जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। जो चीज़ खाते हैं सब तो फायदा नहीं करता ना, कुछ ही चीज़ें फायदा करती हैं। तो जो चीज़ फायदा नहीं करेगी, जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, जो अनएब्जॉर्ब है, वो कहाँ चली जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती, कोई भी चीज़ डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़ का मतलब ये जो ब्रेक डाउन वगैरह हो रहे हैं, ये सब चीज़ें कोई भी चीज़ नहीं होती। द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्या होता है भाई? अगर ये सब नहीं होता तो फिर क्या होता है? चलो देख लेते हैं क्या होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। कुछ मिनरल्स का, वाटर का या कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन एडेरिंग द वेस्ट या अनडाइजेस्टेड जिसे कह रहे हैं, पार्टिकल टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज। और वो जो सुबह जाते हैं हम लोग, जहाँ कहते हैं कि मैंने अभी तो नहाया धोया भी नहीं है, तो जहाँ धोने के लिए जाते हैं, उस सब चीज़ों के लिए लार्ज इंटेस्टाइन जिम्मेदार होता है। वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको लिब्रिकेट करता है और उस फॉर्म में बनाता है कि सुबह धोने लायक बन सके। अब एक पहली चीज़ इंपॉर्टेंट, ऊपर देखो लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। अब आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि जो डॉक्टर इंजेक्शन में भरते हैं उन्हें पी क्यों नहीं सकते। तो उसका आंसर ये है कि उसे इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि डॉक्टर जो भी इंजेक्शन में भरते हैं वो एक ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमें इंस्टेंट चाहिए होती हैं। सपोज कि हमें स्नेक बाइट किया, अब हमें एंटीवेनम चाहिए इंस्टेंट। अब आपने ये सब चीज़ें जब पढ़ी रखी हैं तो आपको ये पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं या पीते हैं तो उसमें कितनी सारी प्रोसेसेस होती हैं और कितना वक्त लगता है उसको डाइजेशन और एब्जॉर्ब होने में। अभी ये टूटी हैं, अभी टूटने के बाद ये ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होंगी, फिर ये ब्लड में मिक्स होंगी और फिर कुछ काम आएगा। तो ये इतनी सारी प्रोसेसेस इतनी लंबी चौड़ी होती हैं। इसलिए क्या होता है कि जब स्नेक बाइट करता है या कोई भी चीज़, हमें कोई बीमारी लग जाती है तो हमें तुरंत एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है, और उस वक्त पे डॉक्टर जो है डायरेक्टली इंजेक्शन देके हमारे ब्लड में पहुंचा देता है उस एंटीबॉडीज़ को, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना चालू हो जाती हैं और फिर बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और सपोज कि अगर वही चीज़ हमने पी ली तो सबसे पहली चीज़ कि उसको एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगेगा, कहाँ डाइजेस्ट होगी, कहाँ एब्जॉर्ब होगी। और दूसरी चीज़ कि कई बार क्या होती है, अभी जो लिखा है कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स वगैरह होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी तो होती नहीं, कोई ऐसा चीज़ काम का तो होता नहीं है, सब बेकार का फालतू चीज़ होता है।
तो अगर उसे लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया तो वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए जो वो ड्रग्स होते हैं, वैसे तो हर दवा ड्रग्स होती है, तो इसीलिए डॉक्टर जो देते हैं वो कभी ये नहीं एडवाइस करते कि इसे आप पी लीजिए, क्योंकि अगर पिएंगे तो सबसे पहली चीज़ तो डाइजेशन में बहुत लंबा प्रोसेस होगा, और सबसे लास्ट चीज़ कि वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और हमारे ब्लड में नहीं जाएगी और किसी काम नहीं आएगा। तो फाइनली उसका आंसर यही था कि डॉक्टर जो इंजेक्शन में भर के देते हैं वो इंजेक्शन के थ्रू ही लेना पड़ेगा, पीने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि द अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस एंटर्स इनटू द सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसीकल वॉल। हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट CCR, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से वो चला जाता है सीकम वाले रीजन पर। और कौन सा वॉल्व काम करता है? ऊपर हमने एक स्फिंक्टर बात करी थी, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर वॉल्व होते हैं। सेम फंक्शन वही वॉल्व का भी होता है कि प्रिवेंट बैक फ्लो, वापस कोई चीज़ ना जाए, एक बार आगे बढ़ जाए तो आगे की तरफ ही रहे, वापस ना जाए, ये काम होता है वॉल्व का। अब ऑब्वियस सी बात है, वॉल्व को याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे कि देखो इलियम वाले रीजन पर एब्जॉर्ब हुआ था, ये किसका पार्ट था? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जो थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके जो पार्ट थे वो क्या थे? DJI, लास्ट वाला इलियम, ये जाकर खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के CCR। अब इलियम वाला सीकम में खुल रहा है, इलियम वाला सीकम में खुल रहा है। इलियम से कोई चीज सीकम में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज जिसके बीच में एक्सचेंज होती है उसी के बीच का वॉल्व काम करेगा ना। कोई चीज इलियम से सीकम में जा रही है तो वॉल्व जो होगा वो कौन सा होगा? इलियोसीकल। समझ में आया? चलिए एक बार रफ करके देख लेते हैं। वैसे भी काफी गंदा हो गया बोर्ड, तो लास्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं बस। ठीक है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देखे, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने लिखते हैं, इसके पार्ट में DGI, डिओडिनम जेजुनम, ये आपका खुला फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन वाले रीजन पे। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा आया? CCR। तो इलियम का जो भी कंटेंट है कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट पे जाएगा। तो यहाँ पर जो वॉल्व काम करेगा दैट इज इलियोसीकल, इलियोसीकल। इलियोसीकल वॉल्व। ठीक है, ये काम आएगा। तो इलियम से कोई चीज खुलेगी तो कहाँ जाएगी? सीकम में जाएगी, और सीकम में जाएगी तो कौन सा वॉल्व काम करेगा? इलियोसीकल। नाम से मतलब समझना कि जैसा नाम वैसे ही काम होगा। तो इलियोसीकल है तो इलियम और सीकम के बीच का काम है, इसीलिए इलियोसीकल वॉल्व काम कर रहा है। which prevent the backflow of fecal matter, वही चीज है कि बैकफ्लो को रोकता है। It is temporarily stored in the rectum till defecation। फिर उसके बाद क्या है? सीकम वाले रीजन पर गया और उसके बाद चला जाता है रेक्टम पे, और यहाँ पर रहता है till defecation, till defecation। ठीक है, जब तक आप अपनी मर्जी से इसे बाहर नहीं करते। फिर लास्ट पैराग्राफ आज के लेक्चर का, द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। कह रहा है कि एक्टिविटीज जो होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, वो दो तरह से होती हैं, पहली न्यूरल और दूसरी हार्मोनल। कई बार क्या होता है ना कि हमारा मन अच्छा नहीं होता है, अंदर से न्यूरॉन्स हमारे अच्छे नहीं होते हैं। न्यूरॉन्स क्या मतलब,
सिक्रीशन सही नहीं होता, जब हम गलत सोचते हैं तो गलत सीक्रेट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लग रही। या कई बार कुछ होता है ऐसा कि ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि यार मन नहीं कर रहा खाने का, है ना। या कई बार ओवर ईटिंग भी हो जाती है किसी दुख में, किसी दर्द में, जो आप लोगों की उम्र में होता है कि यार मन नहीं कर रहा खाने का, खाना पीना सब छोड़ दिया। तो ये जो डाइजेशन है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपके हार्मोनल और आपके नर्वस सिस्टम। जैसा आप सोचते हैं या जैसे आपके हार्मोन सीक्रेट हो रहे होते हैं, तो उन चीज़ों पे भी असर करता है आपका ये डाइजेशन। द साइट, स्मेल and or the presence of food in oral cavity can stimulate the secretion of saliva। सुना होगा कि घर में जब बहुत अच्छी सी खुशबू आती है या कुछ बहुत अच्छा सा खाना बना होता है और कोई नाम ले लेता है कि वो पिज़्ज़ा खाने चल रहा है क्या, तो मुंह में लार आ जाती है। कई बार ऐसे कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया क्या। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि द साइट, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी। कई बार क्या होता है, अगर आपने इमली खाई हो या कोई खट्टी सी चीज़ खाई हो, जैसे ही उसे रखते हैं ऐसा लगता है, तो क्या होता है कि तुरंत सलाइवा सीक्रेट होता है, मुंह में पानी आ जाता है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि द साइट, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट, gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by the neural signal। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेशन, ये सब जो भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, इन सब का कहीं ना कहीं असर है हमारे नर्वस सिस्टम से। ठीक है, हम अगर अच्छा फील नहीं करेंगे, अच्छा सोचेंगे नहीं, तो हमें लगता है ऐसा कि मतलब सिर्फ आलसी हो जाएंगे, नहीं, हमारे अंदर की चीज़ें भी खराब होने लगेंगी। ठीक है, एक टर्म मैंने कहीं पढ़ा था कि कई बार क्या होता है कि हमारा जब माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और हम बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे होते हैं ना, तो वैगस नर्व से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऐसा हो जाता है कि हमारे स्टमक में, पेट में एसिड ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, और जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। तो कोई बीमारी नहीं है, बस सिर्फ थॉट्स की वजह से कई बार हमारी बीमारियां जनरेट हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा हेल्दी रहो और हमेशा अच्छा सोचो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है बीमारियों के लिए हम ऊटपटांग खाएं। कई बार ऊटपटांग सोचने से ही बीमारियां हो जाती हैं। हम हर रोज़ सोचे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो एक ना एक दिन आप बीमार हो जाओगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि न्यूरल सिग्नल से ये सब चीज़ों का रिलेशन है कि क्या चीज़ सीक्रेट होंगी और क्या नहीं होंगी। The muscular activities of different part of alimentary canal can also be moderated by neural mechanism। Muscular activities of different part of alimentary canal, पेरिस्टालसिस देखा था हमने, मस्कुलर मूवमेंट, फूड का मस्कुलर मूवमेंट हमने देखा था। ठीक है, तो वही चीज ये कह रहा है कि मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कैन आल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म बोथ लोकल एंड थ्रू सीएनएस। नर्वस सिस्टम, कई बार क्या होते हैं, हम घबरा गए होते हैं, मतलब बहुत अच्छा खा रहे होते हैं और सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिससे झूठ बोलकर हम गए हैं, कह दिया कि यार मैं तो घर जा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कहीं और चले गए। ठीक है, कई बार सोचते हैं कि यार हम लोग पार्टी करने वहाँ चलते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि दोस्तों को कुछ और बता देते हैं, चले जाते हैं सीधे डोमिनोज, और अचानक जब दोस्त को पता चल जाता है या इत्तेफाक से वो आ जाता है, तो हम खा रहे होते हैं और जैसे ही देखते हैं अरे यार इससे तो झूठ बोला था। या कई बार ये चीज़ आप रिलेट ना कर पा रहे हो, तो ये चीज़ रिलेट कर रहे होंगे, कई बार आपकी वो छोड़ के गई और अगर अचानक से दिख गई, फिर क्या होगा, खा तो रहे होंगे लेकिन गले के नीचे नहीं जाएगा। सोच रहे होंगे कि खाएं लेकिन वो नीचे नहीं जाएगा, क्यों, डर है। तो यही सब चीज़ें वो कह रहा है कि कई बार क्या होता है, हमारा माइंड, हमारा ब्रेन जो है वो एक्ट करने लगता है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो हमारे सीएनएस से काम करती हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसे ही वो एक्ट करने लगती हैं। अचानक से सामने शेर आ जाए, खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। खाने को पता है क्या शेर है? नहीं, ब्रेन को पता है। तो इसीलिए अच्छा सोचें और डरे नहीं। Hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by local hormone produced by the gastric and intestinal mucosa. ये सब वही hormonal control of secretion of digestive juice की hormonal control हमारे local hormone जो gastric और intestinal mucosa वही सब चीज़ें हैं कि कैसे क्या कंट्रोल होता है। सभी को पता है कि जब अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, और जब कोई छोड़ के गई होती है तो तब भी वो प्यास सब मिट जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारी ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। सामने शेर आ गया तो डर के मारे खा नहीं पाते। कई बार पार्क में बैठे कुछ खा रहे होते हैं किसी के साथ और अचानक कोई फैमिलियर दिख गया तो सांसें अटक जाती हैं। तो एक्चुअली में सांसें नहीं अटकती, सांसें अपना काम कर रही हैं, खाना अटक जाता है, सलाइवा नहीं सिक्रीट होता। तो यही सब चीज़ें हैं कि ये सब हमारे हार्मोन से, हमारे सीएनएस, हमारे ब्रेन से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। यही सब उसमें बात किया है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा जो आपको पढ़ना है। और इसके बाद एक लेक्चर आपका और बचेगा जिसमें हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसऑर्डर्स हैं उनकी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फैमिलियर जॉइंटिस, पीलिया, ठीक है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। सो आई होप कि आपने ये लेक्चर काफ़ी इंजॉय किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, मैं रेडी हूँ आपका जवाब देने के लिए। सो चलिए, इंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।